हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आपने अपने मैथ्स के एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली होगी। तो उसी प्रिपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाएंगे और आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे तो उनके भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। तो भैया ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। कल ये डेफिनेटली आने वाले हैं 100%। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आता है हमारे पास में रियल नंबर से। रियल नंबर से एक क्वेश्चन आता है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करो, या फिर कोई भी एक नंबर गिवन होता है कि उसको आप इरेशनल प्रूफ कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो आपको देखो, मैं एक बार √5 इज इरेशनल नंबर की इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज है इसीलिए ये आपको बताना जरूरी है। तो देखो, सबसे फर्स्ट में आप क्या करोगे कि इसका उल्टा एज्यूम करोगे कि लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्री दैट √5 इज रैशनल। कि आपको कहा गया कि रैशनल प्रूव करो, तो आप सबसे पहले क्या मान रहे हो कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। एंड वी कैन फाइंड द इंटीजर p एंड q को फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू p/q। क्योंकि हम लोग जो रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वो हमने लिखा। एंड फिर इसके बाद में यहां पर ये जो p और q होते हैं ये होते हैं को प्राइम नंबर। अब देखो, ये स्टेप्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, एज इट इज लैंग्वेज आपको यहां से कॉपी करनी और एग्जाम के अंदर पेस्ट करके आनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम दोनों को इनको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास में बनेगा 5 इज इक्वल टू p² और q², ठीक है। अब ये हो गया, तो यहां पर हम बोल देंगे कि q² इज इक्वल टू p² अपॉन में 5। और p² से जब ये डिवाइड हो रहा है तो क्या हो गया, 5 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। जब 5 इसका फैक्टर हो गया तो हम ये लाइन लिखेंगे कि p डिवाइड्स 5, इट मींस दैट द 5 इज अ फैक्टर ऑफ अ p, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगर इसका फैक्टर है 5 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p को 5r लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5r हमने जब लिखा तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी कि 5 इज इक्वल टू p² और q²। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि हम इसको लिख देते हैं 5r², ठीक है। अब जब हमने ये लिखा तो यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आपके पास में जो इक्वेशन इस बार फॉर्म होगी वो होगी q² इज इक्वल टू 5 ऑफ r²। और अब की बार 5 इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि 5 इसका भी फैक्टर है। अब ये हो गया तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि p और q का कॉमन फैक्टर हो गया 5। अब जब ये कॉमन फैक्टर हो गया तो क्या होगा, अगर ये कॉमन फैक्टर हो गया, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि p एंड q एक कोप्राइम नंबर है। तो इसीलिए बट ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट p and q have no common factors, so our assumption is wrong and it is in the irrational number। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। अब इसके अलावा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और आता है जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। वो ये है हमारे पास में कि HCF ऑफ एनी टू नंबर इनटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये MCQ के अंदर आ सकता है। तो ध्यान में रखना कि अगर आपको HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, तो आप उनका प्रोडक्ट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। और उसी के साथ में हम लोग जो HCF है इसको यूज में लेते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए। जैसे कि आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगी, अगर वर्ड प्रॉब्लम के बहुत रेयर चांसेस है, अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम नंबर निकालो कि हम इसे अरेंज कर सकते हैं। वो एनसीईआरटी का एग्जांपल वाला क्वेश्चन है कि वो काजू कतली को कितनी मिनिमम लेयर्स में अरेंज कर सकती है, उसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एचसीएफ मैक्सिमम के लिए होता है और एलसीएम जो होता है ये होता है हमारा मिनिमम के लिए, ठीक है। समझ रहे हो, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में अगले चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाली इक्वेशन। ये याद रखो कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस ऑफ यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर देखो क्वेश्चन दो ही बनते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ये क्या होता है, होता है माइनस ऑफ बी बाय ए होता है। और अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट क्या होता है, होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाय ए। ये दो चीजें और ये इक्वेशन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान में रखना कि अगर एग्जाम के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो देखो कि कहीं यार सम और प्रोडक्ट वाला तो नहीं है, और इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अब देखो, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसके अंदर ये दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पिछले 4 सालों के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा नहीं आएगा, वैल्यू ये नहीं आएगी लेकिन वैल्यू दूसरी आ सकती है। और इसमें कहा गया कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके कि आपको रूट दे दिया गया 3 प्लस √2, और दूसरा जो रूट है वो है यहां पर 3 माइनस √2। अब वैल्यू ये नहीं दी जाएगी,
कुछ और दे दिया जाएगा और कुछ और कंडीशन दे दी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे, यहां पर वो वाली इक्वेशन को काम में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू यहां पर एक्स और प्लस ऑफ यहां पर हम लोग कर देंगे प्रोडक्ट और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये इक्वेशन आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहां पर आ जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू और यहां पर आ जाएगी हमारे पास में प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। और एक बात याद रखना कि एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो आपसे मान लो कि इक्वेशन देकर के आपसे सम ऑफ फ्रूट या फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी पूछ सकता है, तो इसलिए प्रिपेयर रहना है आपको। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है हमारे पास में, इससे क्वेश्चंस जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं कि एक तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला, जिसके अंदर की स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप ऊपर, जैसे आप ऊपर उछलते हो तो आप क्या जाते हो, फास्ट जाते हो धीरे जाते हो, आप धीरे उछलते हो ना, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम की वेलोसिटी ऑफ बोट में से वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगी उसकी अप स्ट्रीम में वेलोसिटी। और वहीं पे ही अगर आप जैसे कि छत से कूदोगे तो बहुत तेज कूदोगे, तो तेज अगर आपको कोई नंबर बड़ा चाहिए तो क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो यही हम लोग करेंगे कि जो डाउन स्ट्रीम होती है, डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ अ बोट प्लस ऑफ यहां पर हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम, जो कि हमारी रिवर स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी होती है। अब ये तो चीजें समझ गए। अब इसके बाद में तीसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है यहां पर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। आपको ये कह दिया जाएगा कि एक बार जो हमारी बोट है वो क्या जा रही है, एक बार वो जा रही है अप स्ट्रीम में, उसको एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद में वो डाउन स्ट्रीम में आ रही है, उसको वाई अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस केस के अंदर आपको स्पीड से उसको कंपेरिजन करना होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से इनको सॉल्व करना है। अब जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसमें कहा गया है, देखो इसके अंदर हमें दिया गया है कि सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो है 15 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है, और उसके बाद में हमसे कहा गया है कि इट गोस टू अ 30 किलोमीटर की, वो 30 किलोमीटर कैसे जाती है, वो जाती है अप स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, अप स्ट्रीम में जाती है एंड रिटर्न बैक करती है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। वो अप स्ट्रीम में गई है तो आते हुए डाउन स्ट्रीम के अंदर हो जाएगी, और उसको जो टाइम लगता है वो लगता है, यहां पर मैं टाइम लिख देता हूं कि उसका टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स, जो कि 4.5 घंटे होते हैं, जिसको कि हम लोग 9/2 भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद में कहा गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे टोटल टाइम दे दिया गया, ये क्या है, ये है आपके पास में टोटल टाइम है। तो आपके पास में टोटल टाइम है तो आप दो टाइम होंगे ना, इसको आप एक तो बोलोगे कि टी ऑफ अप कि मतलब अप स्ट्रीम में उसको जाने में कितना टाइम लगा, और प्लस में आ जाएगा यहां पर टी ऑफ डाउन कि उसको डाउन स्ट्रीम में आने में कितना टाइम लगा। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास में वैल्यू आएगी। तो अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की एक बार वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम स्ट्रीम जो है उसको बोल देते हैं वीएस, क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रीम की स्पीड हो गई है, ठीक है। अब जब ये स्ट्रीम की स्पीड हो गई है तो हमारे पास में वी ऑफ अप कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 माइनस ऑफ वीएस, और वी डाउन कितना आ जाएगा, वी डाउन आ जाएगा हमारे पास में 15 प्लस ऑफ वीएस। अब इस इक्वेशन को देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम था, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, टाइम निकालना है। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, टाइम को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो अप होगा वो कितना गया था, वो गया था 30 किलोमीटर, और यहां पर जो उसका स्पीड है वो कितनी है, वो है यहां पर 15 माइनस ऑफ वीएस, और यहां पे प्लस में आ जाएगा यहां पर 30 डिवाइड में 15 प्लस ऑफ वीएस, और इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9/2, और ये एक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना है, यहां से आपके पास में वीएस की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये डेफिनेटली आता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि भैया क्या पढ़ूं, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो एक काम करना, नेचर ऑफ फ्रूट्स को पढ़ करके चले जाना, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ फ्रूट्स को आपको पढ़ना है। और इसके लिए तीनों कंडीशन याद रखो। सबसे पहले कंडीशन की अगर पॉजिटिव होनी चाहिए तो उसके लिए डी इज ग्रेटर देन 0, जिसके केस के अंदर क्या होता है कि रियल एंड इक्वल होता है। फिर सेकंड के अंदर डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, और ऊपर वाली के अंदर अनइक्वल होता है। मैं लिख देता हूं कि अनइक्वल इसके अंदर होते हैं। अब डी इक्वल टू 0 ये वाली जो कंडीशन है, इसका जो रूट होता है, ये भी याद रख लो कि रूट अगर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा से याद रखना कि यहां पे होता है रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय 2a होता है इसका रूट।
और फिर जो थर्ड कंडीशन आती है वो आती है कि d इज लेस देन 0, जिसके अंदर की नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से ही आने वाला है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बड़ा ही सिंपल सा है। जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताओ कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इसके अंदर सिंपल सा तो दिया हुआ है कि k की वैल्यू निकालनी, इक्वल रूट है तो d इक्वल टू 0 करोगे, b और ac की वैल्यू निकालोगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यार, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहां से क्वेश्चन आता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक तो nth टर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना कि a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे पास में nth टर्म का फॉर्मूला है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। और जो दूसरा है, जो कि आपके पास में केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएंगे। तो अर्थमेटिक से जो आपके पास में क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे Sn, जो कि हम बोलेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या हो जाएगा n/2, और यहां पे हो जाता है 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें ये दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इफ द 19th टर्म ऑफ ए एपी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ 6th टर्म, कि आप ये बोल रहे हो कि a19 जो है वो क्या है? 6 टाइम, मतलब कि क्या 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ a6। ठीक है, ये आपके पास में पहली कंडीशन गिवन है, ऐसी कंडीशन आएगी। और दूसरी कंडीशन में कहा गया है आपको कि a9 जो है उसकी वैल्यू है 19, और आप यहां पर इसको सॉल्व करके बताओ कि ये AP क्या होगी। तो आपके पास में दो इक्वेशन फॉर्म होने वाली। तो अब ये कैसे फॉर्म होंगी? हम लोग a9 के लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे a प्लस ऑफ 8d इज इक्वल टू 19। ठीक है, ये यहां पर मैं लिख देता हूं 8d इज इक्वल टू 19, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इसके अंदर आप इसको सॉल्व करो, एक तरफ लिखो a प्लस ऑफ यहां पर 18d और इज इक्वल टू आप ये 3 इंटू a प्लस ऑफ यहां पर 5d लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारे पास में यार क्या हो रहा है, ये एक बार अच्छे से सॉल्व करके दिखा देता हूं। चलो ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस ऑफ 18d और इज इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस ऑफ यहां पर आ जाएगा 15d। ठीक है, अब यहां से आपके पास में a और d के बीच में रिलेशन मिलेगा, जो कि हम क्या कह सकते हैं कि इधर ले जाते हैं इन सभी को। ठीक है, तो ये इसको इधर ले आओ, यहां पर ये क्या बचेगा? ये बचेगा 3d इज इक्वल टू यहां पर बचेगा 2a। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि 3d इज इक्वल टू 2a बाय, मतलब 3d बाई 2 हो जाएगा यार, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, ये आ गया 3d बाई 2। अब जो हमें कंडीशन गिवन थी कि a9 है 19, तो वो वाली कंडीशन के अंदर हम लोग लगा देते हैं कि a प्लस ऑफ 8d इज इक्वल टू कितना है? वो है 19, और अभी अभी हमने a की वैल्यू निकाली थी, वो थी 3d बाई 2। तो ये हो गया 3d बाई 2 प्लस ऑफ यहां पर 8d इज इक्वल टू 19, और इसको सॉल्व करो और d की वैल्यू आ जाएगी। जब d की वैल्यू आ गई तो इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर डाल दो, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद में ap को लिख सकते हो, सबसे पहली टर्म a हो जाएगी, दूसरी टर्म a प्लस d हो जाएगी, तीसरी टर्म a प्लस 2d होने वाली है। इससे यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर ध्यान रखना कि आपको दो क्वेश्चन मेनली पूछे जाता है। एक तो है सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर नॉर्मल सा बेसिक सा एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन है तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर होगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट का पी क्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ यहां पर होता है y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है पी क्यू। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि हमारा एक लाइन सेगमेंट होगा, जैसे कि ये ए और बी एक लाइन सेगमेंट होगा और इसको कोई भी एक पॉइंट पी है वो m/n के अंदर स्प्लिट कर देगा। तो आपको निकालना होगा कि क्या होने वाला है इसका। तो आप यहां पर p ऑफ x लिखेंगे, जो कि हम लिखेंगे m2 इंटू x1। याद रखना कि m2 इंटू x1 करते मतलब कि m1 और m2 ही बोल देते यार, क्योंकि तुम्हें उसी से याद है, तो m1 m2 हम बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा? m2 के साथ में x1 वाला कोऑर्डिनेट होगा और उसी के साथ में m1 के साथ में क्या होगा? x2 वाला कोऑर्डिनेट होगा, डिवाइड बाय में m1 प्लस ऑफ m2 होने वाला है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? बहुत ही सिंपल है। केस बेस्ड इससे कई बार आ जाते हैं। केस बेस्ड के अंदर सिंपल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, दो पॉइंट के बीच में उनकी डिस्टेंस निकाल
निकालनी होगी। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान से देखो। इसके अंदर आपको कहा गया है कि आपके पास में क्या है, ए और बी कोई दो पॉइंट है, ठीक है। ए और बी हमारे पास में दो पॉइंट है और इनके बीच में कोई भी एक क्या है, ये है एक पी पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है कि भैया जितनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस इसकी यहां से है। तो आपको पूछा गया है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सारी टर्म्स आपको के में गिवन है कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, वो है 3, के और यहां पर बी के कोऑर्डिनेट क्या है, वो है k, 5 इसके कोऑर्डिनेट है और फिर इसके बाद में जो p है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका है k -1, 2, ठीक है। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि भैया अभी इसने कहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब ये होता है कि PA इज इक्वल टू हो जाएगा PB। क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB होगा। तो यहां पे आपको एक छोटा सा ट्विस्ट ये रहेगा कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो है लेकिन उसको अंडर रूट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अंदर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। तो हम लोग सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर फॉर्म होगी। क्या होगी इसके अंदर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसके आपको सॉल्व करना है, वहां से आपके पास में k की वैल्यू आने वाली है और इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास में k = 1 और k = 5 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको कहा गया है कि जैसे कि a और यहां पर b है, ठीक है, दो हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर p भी है और q भी है, कि मतलब कि इनको तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड करें कि ये हिस्सा भी बराबर है, ये हिस्सा भी बराबर है और ये हिस्सा भी बराबर है। तो आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होने वाले। आपको a और b के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -2 और आपको दिया हुआ यहां पर -7, 4 आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आप इसको कैसे करें, तो देखो मैं आपको इसको लॉजिक बता देता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर देखो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P को कंसीडर करें तो ये कितना पार्ट है, ये है इसका एक पार्ट और यहां पर इसके कितने पार्ट है, यहां पर इसके दो पार्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये इसको किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अंदर। क्या कर रहा है, ये इसको 1:2 के अंदर कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि P का एक कोऑर्डिनेट मान लेंगे और वहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे दूसरे के अंदर, जैसे कि Q है तो Q के लिए भी हम लोग मान लेंगे कि Q के लिए ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा 2 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। मतलब कि Q जो है वो 2:1 के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। फिर से समझ लो कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट था, उसके अंदर दो पॉइंट थे, वो उसको तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और अब आपको कहा है कि P और Q के कोऑर्डिनेट निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, हम बोलेंगे कि AP एक पार्ट हो गया और फिर उसके बाद में PB जो है वो उसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो P पॉइंट है उसको 1:2 के अंदर स्प्लिट कर रहा है। तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे P के कोऑर्डिनेट। Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या बोलेंगे कि दो हिस्से इधर वाले हैं और फिर उसके बाद में Q की तरफ एक हिस्सा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 2:1 के अंदर। सिंपल है, अच्छे से समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है जो कि है भैया सर्कल। सर्कल का अगर तुमने ना अभी तक एनसीईआरटी नहीं करी और कोई भी क्वेश्चन मत करो, एनसीईआरटी के एक बार क्वेश्चन सारे के सारे देख करके चला जाओ, एटलीस्ट एग्जाम्पल तो देख लो, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सर्कल से जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा टेंजेंट और जो रेडियस है। टेंजेंट एंड रेडियस के अंदर जो रिलेशन है ना कि ये परपेंडिकुलर होती है, यही आता है भैया कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। चाहे तुम एमसीक्यू में देख लेना यही मिलेगा, 3 मार्क्स में देख लेना यही मिलेगा। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जैसे कि अब ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि हमारी जो टीपी टेंजेंट है और ये जो ओटी रेडियस है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। इसको लेकर के हमने इसको प्रूव करा है। तो सर्कल वाले के अंदर अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन तो एटलीस्ट ये थ्योरम लिख देना कि हम लोग इस थ्योरम को यूज में लेंगे और ये बता देना कि ओटी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है कि रेडियस और जो टेंजेंट होता है इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भैया देखो ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना दी है जिसके अंदर कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री को तुम्हें अच्छे से रिवाइज करा है। 10 मिनट की वीडियो जाकर के देख लेना। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया इससे, अगर मैं इससे क्वेश्चन की बात करूं तो अगर एमसीक्यू के अंदर हम लोग देखें कि एमसीक्यू में इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू के अंदर इसके अंदर आपको जैसे कि वैल्यू दे दी जाएगी कि साइन ऑफ थीटा जो है वो है 3/4 या फिर कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी। उसमें पूछ लिया जाएगा कि भैया कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कि क्या होगी, या फिर बोल देगा कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या होगी। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि 3 cot
ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, तो आप यहां से निकालोगे कॉट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और फिर इसके बाद में यहां से कॉट की वैल्यू आ गई, तो यहां से आप कोस की वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू निकालो, टेन की वैल्यू निकालो और इन सभी को पुट करो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, जिसके अंदर कि आपको एक वैल्यू नोन होती है और फिर उसके बाद में आपको दूसरा यहां पर सॉल्व करना होता है, तो ये याद रखना। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने बार बार पूछे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जैसे कि आप देखो इसके अंदर कहा गया है कि tan ऑफ a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू है आपके पास में √3। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि tan में आएगा, ये आ सकता है साइन के अंदर, ये आता है कॉस के अंदर, या फिर ये आ सकता है सेक के अंदर, किसी के अंदर भी आ सकता है। तो आपको जब कभी भी ऐसी वैल्यू हो जैसे कि √3 है, √3 के लिए आप जानते हो कि भैया ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास में tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये 30 डिग्री मतलब कि ये √3 होने के लिए a प्लस बी जो है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 60 डिग्री। तो यहां से आपके पास में एक इक्वेशन फॉर्म होगी। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले के अंदर दिया हुआ है कि a माइनस बी जो है वो है 1/√3, तो यहां से आप बोलेंगे कि a माइनस बी जो है इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री, और यहां से आप a एंड b की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर के अंदर आएगा। तो ध्यान देना कि अगर आपको कोई भी एक रेशियो गिवन है, उसके लिए आप नॉन जानते हो कि जैसे कि साइन के लिए 1/√2 है, तो आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री है, और जैसे कि कॉस के लिए आ जाता है कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री के लिए √3/2 है। तो आपको दिमाग में इंस्टेंटली क्लिक करना चाहिए कि यार ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी, और फिर उसको लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि भैया देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना होता है ना, तो वो सबसे पहला काम करता है कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा। तो यहां पे देखो डिप्रेशन के अंदर ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, जिसके अंदर कि ऐसे लाइट हाउस है, ये तो वो वाला ये कि लाइट हाउस है, एक बोट इधर है एक बोट इधर है, इसका एंगल कुछ दिया होगा 45 डिग्री दिया होगा, इसका 60 डिग्री दिया होगा, और फिर उसके बाद में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना जिनके अंदर कि आपको सिंपल सा अगर नहीं आ रहा है आपको, तो सिंपल सा आप इसके अंदर 10 लगाने की कोशिश कर लेना, tan थीटा लगा देना बस, क्योंकि देखो 45 डिग्री ये है, ये भी 45 डिग्री होगा, और फिर उसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना है। और अगर एग्जामिनर थोड़ा और टफ बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, आई थिंक कि नंबर 5 से लेकर के और जो उस पेज तक के क्वेश्चन है ना लास्ट वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बार देख लो, जाओ करके देखो कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि देखो जब तक आप वो क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार इससे तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान से क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो ये सब तो वो क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी। अब कुछ एक दो टॉपिक बता देता हूं जो कि अगर तुम्हारे पास में टाइम है तो अभी तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने। तो सबसे पहले तो जाकर के जो आपके पास में मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ये आ सकता है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, और यहां पर जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। और फिर उसके बाद में आपको जो सेकंड काम करना है वो करना है, जितने भी सरफेस एरिया के क्वेश्चंस है, मतलब कि सरफेस एरिया के जितने भी फॉर्मूलाज है, वो मैं सुबह रिवाइज करवाऊंगा लास्ट मिनट रिवीजन में, लेकिन आप एक बार उनको रिवाइज करो। और उसके अंदर वो जो क्वेश्चन है, जैसे कि वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन है ना, कि इसकी हम लोग वॉल्यूम उसके अंदर डाल देते हैं, जैसे कि एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसको हम लोग छोटी छोटी बोल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो कितनी नंबर ऑफ बोल्स होंगी। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक जो हमारी शेप है वो थी सिलेंडर की, उसके अंदर हमने पानी भर रखा है, उसको अब हम लोग करना चाहते हैं कोन के अंदर खाली करना चाहते हैं, तो कोन की आपको हाइट निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसी से आता है हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के अंदर आपको जो याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, कि एक सेक्टर है तो उसके अंदर अगर थीटा है तो उसका एरिया क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि आपको अभी पढ़ने की जरूरत है। और जो ट्राइंगल चैप्टर है, ट्राइंगल चैप्टर के अंदर 2-3 थ्योरम है जो कि आपको देखनी है, उसके अंदर वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल्स के अंदर, और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं सुबह, तुमसे सुबह तैयार रहना, सुबह तुम्हें मिलेगी वो लास्ट मिनट रिवीजन वाली वीडियो, जिससे कि तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।